हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साधना चैनल में। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था शब्द विचार। शब्द विचार की हमने विस्तृत जानकारी आपको दी थी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम से शब्द की रचना होती है जो सार्थक होता है, और सार्थक शब्दों से वाक्य की रचना होती है। वाक्यों के माध्यम से ही हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो इस शब्द विचार के अंतर्गत हमने अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे आपको बताया था कि शब्द चार आधार पर बनते हैं, जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जिसके अंतर्गत हमारे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह के शब्द हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट हमने बताया था आपको प्रयोग के आधार पर, जिसे व्यवहार, व्याकरण या रूप अनेक नामों से जाना जाता है। उसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी शब्द जिनको अव्यय भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत आपकी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या निपात, ये हमारे अविकारी या अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में मैंने पूरे शब्द विचार के विषय में आपको फिर से बता दिया है। इन्हीं से संबंधित आपके ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आज हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए अब इसके समस्त प्रश्नों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है कि हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर किस तरीके से निकालना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। बच्चों, ये आपको बताया गया था कि हमारी मूल भाषा संस्कृत है, बाकी हमारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, उसके बाद ही विकसित हुई हैं। तो तत्सम शब्द, तत्सम यानी उसके समान, संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत हमारी संस्कृत भाषा है, क्योंकि पाली, अपभ्रंश, प्राकृत ये सब उससे ही निकली हैं, उनसे ही उद्गम हुआ है संस्कृत से। तो ये सब हमारी बाद में आती हैं। तो जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वो मूल भाषा संस्कृत ही होती है। सेकंड है, मुगल शासकों के समय न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। कि जिस समय मुगलों ने हमारे देश में शासन किया तो उस समय राजकाज की भाषा या न्यायालय की भाषा कौन सी होती थी। तो मुगलों के समय पर जो न्यायालय की भाषा होती थी वो अरबी फारसी होती थी, क्योंकि ये उर्दू, हिंदी ये सब हमारी बाद में आई हैं, उससे पहले हमारी अरबी फारसी होती थी। दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं। जो दो भिन्न स्रोत से आते हैं, दो स्रोत का मतलब होता है कि एक शब्द आपका एक भाषा का है और दूसरा शब्द आपका दूसरी भाषा का है। मान लीजिए एक शब्द आपका हिंदी भाषा से लिया गया है तो दूसरा शब्द आपका अंग्रेजी से ले लिया गया है। जैसे हमने बताया था टिकट घर, तो टिकट आपका इंग्लिश का शब्द हो गया, घर आपका हिंदी का शब्द हो गया, या रेलगाड़ी शब्द है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से लेकर और मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है। तो ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं संकर शब्द। संकर शब्द के अंदर इसी तरह के शब्दों को लिया जाता है। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं योग रूढ़, रूढ़, सरल या यौगिक। ये हमारे रचना के आधार पर जो शब्द भेद हैं उसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि जो शब्द
उपसर्ग, प्रत्यय या दो शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। कि यानी कि अगर हम यौगिक शब्दों को अलग अलग करें तो दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, अलग से पूरा अर्थ होता है, अलग खंडों में भी हम उनको विभक्त कर सकते हैं, तो वे शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु, वाचनालय, समतल या विद्यालय। अब आप देखेंगे कि रूढ़ शब्द वो होता है जो अपने एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, विशेष होता है, उसका एक अर्थ, हम उसका कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते। मान लीजिए अगर पशु शब्द है, पशु को अगर आप विभक्त करें तो क्या पा और शु अलग अलग करने पे ना तो पा का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही आपका शु शब्द वर्ड का कोई अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए ये इस तरह का शब्द जो है वो हमारा रूढ़ कहलाता है। रूढ़ का मतलब होता है प्रसिद्ध, विशेष अर्थ। बाकी शब्द आप देखेंगे कि वाचनालय है, वाचन प्लस आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये आपका यौगिक शब्द हो गया। समतल, सम और तल ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी आपका यौगिक शब्द हो गया। विद्यालय, विद्या प्लस आलय तो विद्या का घर, तो ये भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जहां चाहे वो दो शब्दों से मिलकर बने, चाहे एक शब्दांश और एक मूल शब्द से मिलकर बने, तो इस तरह के शब्द हमारे यौगिक शब्द होते हैं, और जो केवल एक विशेष अर्थ देते हैं, जिसको अलग अलग करके कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। अब आप देखेंगे कि योग रूढ़ का मतलब क्या है। जैसे पीला शब्द है, पीला शब्द हमारा रूढ़ शब्द हो गया, क्योंकि अगर हम पी और ला अलग अलग करते हैं तो इसका हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पीला शब्द जो है वो पीले रंग के लिए ही प्रसिद्ध है। अब घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अब ये घुड़ और सवार दो शब्दों से मिलकर बना है, घोड़े पर सवार, तो ये हमारा यौगिक शब्द हो गया। नाक, नाक भी हमारा रूढ़ शब्द हो गया, क्योंकि ना और का अलग अलग करने पर इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। नाक शब्द भी अपना एक नाक के लिए ही प्रसिद्ध है। अब आप देखेंगे कि लंबोदर, ये भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा उदर। लेकिन जहां कोई दो शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बनता है, लेकिन वह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। मान लीजिए इसका अर्थ होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणपति या गणेश जी, क्योंकि गणेश जी के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लंबा उदर सामान्य अर्थ को छोड़कर हमने इसका विशेष अर्थ निकाल लिया गणेश, तो इसलिए ये इस तरह के शब्द हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। बेटा कैंची, चाकू, इस तरह के जो शब्द हमारे होते हैं वो तुर्की भाषा से लिए गए हैं, तो इसलिए कैंची शब्द हमारी तुर्की भाषा का शब्द है। साखी शब्द का तत्सम रूप है सखी, साक्षी, शाखा और राखी। तो साखी शब्द का जो तत्सम रूप है वो साक्षी है। क्यों? क्योंकि जो क्षा शब्द है हमारा, ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, और क्षा शब्द हमारा तद्भव करने पर खा में परिवर्तित हो जाता है। क्षा जो है वो खा में परिवर्तित हो जाता है। आपने कभी कबीरदास की साखियां पढ़ी होंगी, तो वहां पर भी साखी है कि साक्षी का मतलब है कि उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर साखियां लिखी। तो क्षा शब्द हमारा खा जो है वो तद्भव रूप में आ जाता है और क्षा हमारा तत्सम रूप में आता है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? नहीं शब्द आपसे पूछा गया है कि विदेशी नहीं है। अब आप देखिए, मास्टर है, मिनिस्टर है, स्टेशन है, ये शब्द हमारे क्या हैं? ये अंग्रेजी के शब्द आपके हैं। तो मिष्ठान शब्द जो है, मिष्ठान का मतलब है मिठाई शब्द से लिया गया है, ये विदेशी शब्द नहीं है, क्योंकि मिठाई शब्द हमारा तद्भव शब्द है या हमारा हिंदी का शब्द है। नेक्स्ट है,
निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, चाहे आप उसे समानार्थी कहें चाहे आप उसे पर्यायवाची शब्द कहें। तो आपसे पूछा गया है कि निपट शब्द का पर्यायवाची नहीं है या समानार्थी नहीं है। सरासर, एकमात्र, बिल्कुल, ये तीनों शब्द हमारे एक जैसा अर्थ दे रहे हैं। हम कहते हैं ना कि निपट झूठा है, यानी कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। एकमात्र, बिल्कुल, वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो एकमात्र झूठ बोल रहा है। केवल निपटना, निपटना हमारा अलग है, यानी निपटना किसी से बदले लेने के चक्कर में निपटना किसी से, तो ये हमारा समानार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कायर, छेद, कोयल, छत्र। अब आप देखेंगे कायर शब्द भी आपका तद्भव शब्द है, छेद ये भी आपका तद्भव शब्द है, कोयल शब्द भी आपका तद्भव शब्द है। केवल छत्र आपका तत्सम है, क्योंकि छत्र शब्द का तद्भव शब्द होता है छाता। तो छत्र हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, तो इसलिए ये आपका घ ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कपूर, अश्रु, हाथ, पत्थर। अब आप देखेंगे तत्सम शब्द पूछा है। अब कपूर क्या है? कपूर तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है कर्पूर, पा के ऊपर एक रा लग जाता है। हाथ शब्द का तत्सम शब्द हो जाता है, तत्सम शब्द आपका क्या बनता है? हस्त, ठीक है। और पत्थर शब्द आपका क्या है? प्रस्तर होता है। तो इस तरह से निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपका क्या है? अश्रु। अश्रु माने आंसू, आंसू इसका तद्भव शब्द होगा। और ये हाथ, कपूर, पत्थर, ये तीनों हमारे तद्भव शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ का एक शब्द मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो उस तरह से आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि अहिंसा, अहिंसा आपका यौगिक शब्द है, क्योंकि अ उपसर्ग हिंसा मूल शब्द, दो शब्दों से एक शब्दांश हो गया, अ उपसर्ग और हिंसा आपका शब्द हो गया। तो इससे मिलकर ये आपका यौगिक शब्द बन गया है। मुख्य मंत्री, मुख्य और मंत्री दो शब्दों से मिलकर ये भी आपका यौगिक शब्द बन गया है। पार्श्विक, पार्श्विक में भी इक प्रत्यय लगाने से आपका यौगिक शब्द बन गया है। अब आपसे पूछा है योग रूढ़। अब चक्षु श्रवा, चक्षु का मतलब होता है आंख और श्रवा का मतलब होता है सुनने वाला। तो चक्षु श्रवा शब्द जो है बच्चों, ये सांप के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा सांप के कान नहीं होते हैं, वह अपनी आंखों से ही सुनता है। तो इसलिए चक्षु श्रवा यानी आंखों से सुनने वाला अर्थात सांप या सर्प। तो इसलिए चक्षु श्रवा आपका योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। सेनापति, अनुशासन, चतुराई, उपर्युक्त सभी। अब आप देखेंगे सेना और पति दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यौगिक शब्द ठीक है हमारा। अनु उपसर्ग और शासन, अनु शब्दांश हो गया, शासन आपका मूल शब्द हो गया, तो उपसर्ग मतलब शब्दांश और शब्द से मिलकर ये भी आपका यौगिक शब्द बन गया। चतुराई, चतुर में आई प्रत्यय लगाने पर चतुराई शब्द बना, तो एक शब्द हो गया, एक शब्दांश हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तीनों शब्द ही आपके यौगिक शब्द के अंदर आ रहे हैं, तो लास्ट विकल्प उपर्युक्त सभी ही आपका सही शब्द होगा। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आप देखेंगे मजिस्ट्रेट शब्द ना तो आपका तत्सम है ना कोई तद्भव है मजिस्ट्रेट, और देशज शब्द भी नहीं है, क्योंकि देशज शब्द भी आपके आम बोलचाल के शब्द होते हैं, तो वो देशज भी नहीं है। तो ये आपका विदेशज शब्द है, यानी कि विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। अब हमें विभावरी शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। विभावरी शब्द का मतलब होता है रात, तो रात हमारा तद्भव शब्द है, तो विभावरी शब्द हमारा तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विभावरी तत्सम में संस्कृत शब्द है आपका, और इसका जो तद्भव शब्द है वो आपका होगा रात। नेक्स्ट देखिए,
जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? कि सार्थक का मतलब अर्थपूर्ण अलग अलग टुकड़ों में जिनको बांटा जा सकता है, जिनके अलग अलग खंड किए जा सकते हैं, विभक्त किया जा सकता है, उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। अब आप देखेंगे कि सार्थक खंड हमारे किस में होते हैं। आपको अभी हमने बताया था कि रूढ़ शब्द जो होते हैं वो एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके अलग अलग हम खंड नहीं कर सकते। तो अब आप देखेंगे तो रूढ़ आपका गलत हो गया। योग रूढ़ में एक विशेष अर्थ निकलता है सामान्य अर्थ को छोड़कर, तो योग रूढ़ भी नहीं हो सकता। केवल यौगिक शब्द में आपका होता है कि हम दो अलग अलग खंड कर सकते हैं, और जिन्हें हम अलग अलग करते हैं, चाहे वो दो शब्द हो, चाहे वो एक शब्दांश और एक शब्द हो, दोनों का अपना सार्थक होता है या अर्थ उनका निकलता है। तो इसलिए यौगिक शब्द हमारे होते हैं जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं। मिश्रित हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। अब तत्सम में तो हमें उत्पत्ति का पता होता है कि भाई संस्कृत के शब्द हैं, तो इसलिए हमें उत्पत्ति उसकी मालूम है। तद्भव जो तत्सम का हिंदी रूपांतर होता है, कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी में लिए जाते हैं, वो हमारे तद्भव लिए जाते हैं, तो हिंदी के हमारे तद्भव हो गए। संकर में आपका एक अपनी भाषा, दूसरी विदेशी भाषा, या दो कोई सी भी भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, तो वो हमारे संकर होते हैं। तो देशज जो शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हर अंचल में, हर क्षेत्रीयों में अलग अलग उपबोलियां होती हैं, अलग अलग उपबोलियां होती हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है दशानन, चतुर्मुख, गोपाल, परोपकार। अब आप देखेंगे दशानन का मतलब हो गया रावण के लिए कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये आपका योग रूढ़ हो गया। चतुर्मुख 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, तो ये भी आपका योग रूढ़ हो गया। गोपाल गायों का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण, तो गोपाल कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी आपका योग रूढ़ हो गया। केवल परोपकार, पर उपसर्ग और उपकार यानी कि दूसरों का उपकार करने वाला, तो ये हमारा यौगिक शब्द है, क्योंकि पर का अर्थ हो गया दूसरा, उपकार माने भलाई करना, तो इसलिए दोनों के हमारे सार्थक खंड भी हो गए हैं और दो अर्थ, एक उपसर्ग और एक शब्द भी लिया गया है। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ये आप देखिए 2, 3, 4, 5, ये शब्द शक्ति के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है हमारी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये हिंदी में हमारी 3 शब्द शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग काव्य में किया जाता है। कि जब आप लोगों को काव्य सौंदर्य बताया जाता है या शिल्प सौंदर्य बताया जाता है या किसी कविता का अर्थ बताया जाता है, तब इन शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है। यदि कविता का हमारा सामान्य अर्थ निकलता है तो वहां हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। कहीं कोई लाक्षणिक अर्थ निकल रहा होता है कि पंक्ति में कुछ शब्द हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ दूसरा निकल रहा है, वहां हमारा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति वहां होती है जहां किसी पर कोई व्यंग किया जाता है, व्यंग रूप में कोई बात कही जाती है, तो वहां हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिए कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? किस विकल्प में नहीं है? अब आप देखिए हस्त, पाद, मस्तक। अब इसमें क्या है, हस्त आपका तत्सम शब्द है और मस्तक भी आपका तत्सम शब्द है। केवल आपका क्या है ये, मतलब इसमें फिर से देखिए कि प्रश्न क्या है, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि पाद शब्द आपका ये भी तत्सम में आ जाता है। हाथ, मस्तक, पांव, अब हाथ आपका तद्भव शब्द है, मस्तक आपका तत्सम शब्द है, अब पांव आपका तद्भव शब्द है। हस्त फिर आपका ये तत्सम शब्द हो गया, मस्तक तत्सम शब्द हो गया, पांव तद्भव शब्द हो गया, तो ये भी आपके मिले जुले हैं।
केवल हाथ, पांव, माथा, ये तीनों शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। इनमें किसी भी तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ना तो हस्त है, ना पाद है, ना मस्तक है। तो इस तरह से तीनों ये तद्भव शब्द हैं, इसमें कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है? मतलब हरि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं और कौन उससे संबद्ध नहीं है? विष्णु, बंदर, सूर्य। बच्चों, अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कि जो भी आपके पर्यायवाची हैं हमारे हिंदी शब्दकोश में, अनेकार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, तभी आप इस तरह का प्रश्न हल कर सकते हैं। तो हरि शब्द के अनेकार्थी विष्णु भी होता है, बंदर भी होता है और सूर्य भी होता है, केवल नदी नहीं होता है। तो नदी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है। करपट का तद्भव रूप होगा। करपट का तद्भव शब्द कपड़ा होता है। ये आपका करपट तत्सम शब्द है और कपड़ा इसका तद्भव रूप है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो मतलब पुस्तकों के विषय में पूछा है कि पुस्तकें मनुष्य के लिए कब मित्र होती हैं, कब उसका मार्गदर्शन करने वाली होती हैं, कब उसको प्रेरित करने वाली होती हैं। तो ये 4 विकल्प आपके सामने दिया है। क्या मनुष्य जब तनाव में होता है तब पुस्तकें उसकी मित्र होती हैं? नहीं। क्या मनुष्य जब कष्ट में, परेशानी में होता है तब पुस्तकें उसके लिए सहायता देती हैं? नहीं। और ना ही उसके सुख में, बल्कि एकांत में। जब मनुष्य एकांत होता है, एकांत का मतलब अकेला होता है, तो अकेले होने पर यदि मनुष्य पुस्तकों को पढ़ने बैठ जाता है तो वह एक मित्र के समान उसका साथ देती हैं, उसका मार्गदर्शन करती हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें दी हुई होती हैं कि जिससे उसका मार्गदर्शन होता है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको प्रेरित करती हैं पुस्तकें। तो एकांत में जब मनुष्य बैठकर उनको पढ़ता है ध्यान से, तभी वह उसके लिए मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक बनती है। स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी, ये चारों हमारे जो रूप हैं ये स्रोत के आधार पर ही हैं। तो लेकिन आपसे पूछा गया है कान्हा शब्द कैसा है? कान्हा शब्द बच्चों तद्भव है, क्योंकि कान्हा हिंदी में हम बोलते हैं तद्भव में, और संस्कृत में इसका रूप होता है कृष्ण। कृष्ण का हिंदी रूपांतर शब्द ही कान्हा होता है। तो इसलिए अगर कृष्ण होता तो आपका तत्सम बन जाता है, अगर कान्हा है तो तद्भव हो गया। ना तो ये देशज शब्द है और ना ही आपका ये किसी विदेशी भाषा से लिया गया है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द आपका, सॉरी बच्चों, एक क्वेश्चन आपका रह गया है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है टिकट, खीर, घोड़ा, गोबर। अब आप देखेंगे विदेशी शब्द पूछा है, तो ये खीर, गोबर, घोड़ा ये सब हमारे आम बोलचाल के शब्द हैं आपके। केवल मात्र टिकट है जो कि टिकट अंग्रेजी का शब्द है, तो ये आपका विदेशी भाषा का है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। परीक्षा शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में आपके रूप चलते हैं ना परीक्षायाम, यानी कि परीक्षा में, तो परीक्षा शब्द हमारा तत्सम शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका संधि शब्द है विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। संधि शब्द भी हमारा तत्सम है, क्योंकि आप देखेंगे कि संस्कृत में मूल रूप से संधि होती है कि संधि, संधि, विच्छेद, ये जितने भी है ये तो बाद में हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगी हैं, लेकिन शुरुआत में ये संस्कृत में ही संधि होती थी कि कोई भी शब्द होता है मिला हुआ, उसको अलग अलग करके संधि करके अन्वय करके जब हम पढ़ते हैं, तो इसलिए संधि शब्द हमारा तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव रूप होता मेल, जोड़। कहते हैं ना कि आपस में संधि हो गई, आपस में मेल हो गया, मिलाव हो गया, तो इसलिए संधि हमारा तत्सम शब्द है।
अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ये आपको हर बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी हमने भेद पढ़े हैं तो वो किसके अंदर कितनी संख्या आती है। तो संख्या अगर आपको मालूम होगा कि सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं तो आप तुरंत आंसर पहचान जाओगे, दो। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति या हंसवाहिनी। अब आप देखिए योग रूढ़ अभी हमने आपको बताया था, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, तीसरा अर्थ देता है। अब पाठशाला, पाठ एक शब्द हो गया, शाला दूसरा शब्द हो गया, तो दो शब्दों से मिलकर ये यौगिक शब्द हो गया। उपचार, उपसर्ग हो गया, चार आपका शब्द हो गया, तो ये भी आपका शब्दांश और शब्द से मिलकर यौगिक शब्द बन गया। अभिव्यक्ति, अभी उपसर्ग हो गया, व्यक्ति आपका शब्द हो गया, तो ये भी दो आपका मिलकर यौगिक शब्द बन गया। अब आप देखेंगे हंसवाहिनी। हंसवाहिनी हम किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं कि हंस का है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। तो इसलिए जब हम इसका अर्थात करके विशेष अर्थ निकल रहा है तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि पीछे चलने वाला या उसको रिपीट करने वाला, फिर से बोलने वाला। अब बंधन, चंद्रमा, रणक्षेत्र ये नहीं है। अनुकरण शब्द होते हैं खड़खड़, जैसे कहते हैं खड़खड़, सरसर, कि सरसर हवा चल रही है, खड़खड़ हवा चल रही है, तो इस तरह से खड़खड़ शब्द है, सरसर शब्द है, तो ये या गड़गड़ शब्द है। इस तरह के शब्द हमारे अनुकरणात्मक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों में विदेशी शब्द है, स्त्री, औरत, नारी, महिला। तो आप देखेंगे स्त्री, नारी, महिला, ये तीनों शब्द हमारे तद्भव शब्द हैं, लेकिन औरत शब्द हमारा विदेशी शब्द है, जो कि आपका अरबी फारसी शब्द में से लिया गया है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्क, आग, आंख, आंच। अब आप देखेंगे अर्क शब्द तत्सम शब्द का है, क्योंकि आंख इसका तद्भव शब्द है। कहते हैं ना आंख का पौधा जो होता है, तो आंख आपका तद्भव है, आंख और आज भी आपका तद्भव है, क्योंकि आंख का होता अक्षी, अक्षी में तत्सम शब्द होता, आंख उसका तद्भव रूप है। आज का तत्सम शब्द होता अद्य, अद्य का हिंदी शब्द आज हो गया, तो अर्क आपका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबद्ध नहीं है? इसी तरह का प्रश्न हमने अभी आपका ऊपर भी एक पूछा था। अब ये दूसरा है कि सारंग शब्द के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? पपीहा, कोयल और मोर, ये तीनों शब्द हमारे सारंग शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। केवल तोता हमारा इससे संबद्ध नहीं है, या तोता सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। निम्नलिखित में से देशज शब्द छांटिए। लोटा, झोला, भोंपू, उपर्युक्त सभी। ये तीनों हमारे आम बोलचाल के शब्द हैं, जो कि कहते हैं ना कि किसी आंचलिक क्षेत्र में रहना, किसी स्थानीय क्षेत्र में रहना, तो इस तरह की जो हमारी बोली हो जाती है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो उससे संबंधित बोली के शब्द हैं ये लोटा, झोला, भोंपू। तो इसलिए उपर्युक्त सभी हमारे देशज शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। गोधूम शब्द का तद्भव है गाय, गोधन, गोबर। गोधूम शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और गेहूं इसका तद्भव रूप है। मतलब संस्कृत में हम गेहूं को गोधूम शब्द कहते हैं, ये ध्यान रखिए, गेहूं इसका तद्भव रूप है। इनमें से वा, शे, नी और रा वर्णों से बना सार्थक शब्द कौन सा है? ये चार वर्ण आपके सामने दिए हैं, वा, शे, नी, रा, ये चार वर्ण हैं। इन चार वर्णों को मिलाकर अरेंज करके आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। अब आप देखिए कि वा, शे, नी, रा, इनमें भी हमने चारों यही वर्ण प्रयुक्त किए हैं, लेकिन वा, शे, नीर कोई शब्द नहीं होता है। रनी शेवा, वही शब्द आपके चारों वर्ण दिए हुए हैं, रनी शेवा कोई शब्द सुनने में नहीं आता है। शेर नीवा,
इस तरह का शब्द भी शायद ही आपने कभी कोई सुना हो, कोई हमने ऐसा शब्द नहीं सुना है। लेकिन शेरवानी, शेरवानी शब्द तो आपका सुना हुआ शब्द है कि विवाह के समय जो दूल्हा पहनता है शेरवानी, वो शेरवानी आपकी होती है। या किसी भी और कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम आदि होते हैं तो उसमें जो एक लंबा कोट पुरुषों के द्वारा पहना जाता है वो शेरवानी कहलाता है। तो इस तरह से हमारा सार्थक शब्द शेरवानी बना है। काजू और आलू शब्द किस भाषा से आए हैं? काजू और आलू शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, यानी कि पुर्तगाल में रहने वाले जो लोग हैं वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और पुर्तगाल के लोगों के संपर्क में आने के कारण इस तरह के शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर समाहित हो गए हैं। आप देखिए, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेजी हैं, तुर्की हैं, अरबी हैं, फारसी हैं, अंग्रेजी हैं, ये शब्द हिंदी में कैसे आए? क्योंकि इन लोगों के संपर्क में जब हम आते हैं तो उन लोगों के शब्दों को सुनकर हम उसे हिंदी में भी अपने बोलने लगते हैं, या जो हिंदी भाषी होते हैं वे भी उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि संचार का जो माध्यम है वो भी इतना अधिक है कि विदेशों के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहता है। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं: स्रोत, रचना, विज्ञान, व्याकरण। अब आप इसमें देखेंगे स्रोत, रचना, व्याकरण के 3 तो सही हैं आपके, लेकिन विज्ञान कोई आधार नहीं है। स्रोत, रचना, भौगोलिक, अर्थ, अब इसमें भौगोलिक कोई आपका आधार नहीं है। स्रोत, रचना, अर्थ तीनों आपके सही हैं। स्रोत, रचना, अर्थ, ऐतिहासिक। अब स्रोत, रचना, अर्थ ये तीनों भी सही हैं, लेकिन ऐतिहासिक कोई आधार नहीं है। स्रोत, रचना, अर्थ और प्रयोग, ये चारों हमारे इनके किसके शब्दों वर्ग के वर्गीकरण के आधार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अनेक प्रश्नों के माध्यम से भी हमने आपको बार बार बताया। एक बार चलिए मैं फिर आपको बता देती हूँ कि स्रोत के अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर आते हैं। रचना के अंदर आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आते हैं। अर्थ के अंदर सार्थक और निरर्थक आते हैं। प्रयोग के अंदर विकारी और अविकारी आते हैं। निम्न में विकारी शब्द हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क और खा दोनों। मैंने फिर भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विकारी और अविकारी 2 तरह के शब्द होते हैं प्रयोग के अंदर। विकारी में हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे विकारी शब्द पूछा गया है तो संज्ञा और सर्वनाम, इसका मतलब क और खा, ये दोनों हमारे सही हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 40 प्रश्न हमने आपके सामने समझाए, जिसके अंदर शब्द रचना से संबंधित हर तरह का प्रश्न आपका समाहित किया गया था। तो इन प्रश्नों के माध्यम से भी आपको पूरी शब्द रचना स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि हर प्रश्न के द्वारा हमने शब्द रचना को बार बार दोहराया है, बार बार हर चीज आपके सामने हम लेकर आए हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ उसे शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच सके, आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।